हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27, दैट इज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 2। ये एक फॉर्मेट बना हुआ है, इसके थ्रू हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस किस एंटिटी को कंसोलिडेशन बनाना है, किस किस एंटिटी को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है और किस किस एंटिटी को दोनों बनाना है। तो पेरेंट कंपनी अगर लिस्टेड एंटिटी है और पेरेंट कंपनी का सब्सिडरी है, एक से ज्यादा सब्सिडरी है, फिर उसका एसोसिएट भी है, फिर उसका ज्वाइंट वेंचर भी है, फिर उसके पास इन्वेस्टमेंट एंटिटी भी है, इन दैट केस पेरेंट कंपनी को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा बाय फॉलोइंग इंड AS 27 और CFS भी बनाना पड़ेगा बाय फॉलोइंग इंड AS 110। सब्सिडरी के केस में वो कंसोलिडेशन करेगी बाय फॉलोइंग इंड AS 110। एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर के केस में वो फॉलो करेगी, कंसोलिडेशन बनाएगी बाय फॉलोइंग इंड AS 28। और इन्वेस्टमेंट एंटिटी आर एग्जेम्प्ट, सो इन्वेस्टमेंट एंटिटी सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाएगी। सपोज पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी ए है और उसकी एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है जो कि P है, P इज द स्टेप डाउन सब्सिडरी ए। तो इन दैट केस पेरेंट कंपनी को तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेशन बनाना ही है। सब्सिडरी ए भी बनाएगी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपना बनाएगी। जब कंसोलिडेशन बनाएगी तो अपना और अपनी एंटिटी स्टेप डाउन सब P को मर्ज करके कंसोलिडेशन बनाएगी, बिकॉज 100% होल्डिंग है उसका। और एंटिटी P जो है उसका कोई सब्सिडरी नहीं है, तो वो अपना स्टैंड अलोन एज पर कंपनीज एक्ट बोलता है उसके हिसाब से अपना फाइनेंशियल्स बनाए। एंटिटी बी है जो कि सब्सिडरी है, जो कि एग्जेम्प्ट है एज पर इंड AS 110 बाय फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस एज पर इंड AS 110 का 4A। सब्सिडरी बी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाना ही है, बिकॉज वो सब्सिडरी है, उसका कंसोलिडेशन पेरेंट कंपनी करेगी। और उसका भी एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है जो कि एंटिटी क्यू है, तो वो क्या करेगी, कंसोलिडेशन नहीं बनाएगी, बिकॉज सब्सिडरी का पेरेंट बना रहा है उसका कंसोलिडेशन, तो वो एग्जेम्पशन ले लेगी, वो अपना कंसोलिडेशन नहीं बनाएगी, वो अपना सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, क्योंकि पेरेंट कंपनी सब्सिडरी बी का भी बनाएगी कंसोलिडेशन और क्यू का भी कंसोलिडेशन वो करेगी, क्योंकि सब्सिडरी बी अवेल कर रखा है एग्जेम्पशन एज पर इंड AS 110। तो उस केस में सब्सिडरी बी सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। और उसकी जो स्टेप डाउन सब्सिडरी है एंटिटी क्यू, जिसका 100% उसने स्टेक ले रखा है बी ने, एंटिटी क्यू की कोई सब्सिडरी नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स बनाएगी एज पर कंपनीज एक्ट। एंटिटी बी को कंसोलिडेशन करने की आवश्यकता नहीं है, वो एग्जेम्पशन ले रखी है एज पर इंड AS 110 का एग्जेम्पशन है उसके पास। तो कौन बनाएगा इन दोनों का कंसोलिडेशन, पेरेंट एंटिटी सब्सिडरी बी का भी कंसोलिडेट करेगी, स्टेप डाउन सब्सिडरी क्यू को भी कंसोलिडेट करेगी। अगर पेरेंट की एक एसोसिएट है, एसोसिएट सी, जिसमें 30% स्टेक है, तो एसोसिएट की भी एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है आर। तो एसोसिएट क्या करेगी, अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी एसोसिएट कंपनी, और फिर कंसोलिडेशन बनाएगी अपना और आर एंटिटी। और एंटिटी आर का कोई सब्सिडरी या एसोसिएट नहीं है, तो एंटिटी आर अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स बनाएगी एज पर कंपनीज एक्ट। अगर पेरेंट एंटिटी का इन्वेस्टमेंट एंटिटी है डी एंटिटी, तो वो एग्जेम्प्ट है। तो डी एंटिटी अगर एग्जेम्प्ट है फ्रॉम प्रिपेयरिंग कंसोलिडेशन, तो वो सेपरेट फाइनेंशियल बनाएगी, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना बनाएगी। और उसका अगर सब्सिडरी है, सब्सिडरी उसको भी मेजर करेगी फॉलोइंग फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही उसको इन्वेस्टमेंट ही दिखाएगी। डी का अगर स्टेप डाउन सब्सिडरी एंटिटी एस है, एस अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स बनाएगी एज पर कंपनीज एक्ट। और उसका जो पेरेंट है जैसे इन्वेस्टमेंट एंटिटी डी को कंसोलिडेशन की आवश्यकता नहीं है, वो अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। और उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो कंसोलिडेट करेगी सारा बैलेंस, सब कंसोलिडेट करके अपना बैलेंस शीट बनाएगी। सो नेम ऑफ द एंटिटी दैट इज पेरेंट लिमिटेड, विद द एंटिटी प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या पेरेंट कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ेगा? यस, उसको करना पड़ेगा, वो प्रिपेयर करेगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि इंड AS मैंडेट नहीं करता पर कंपनीज एक्ट मैंडेट करता है कि आपको कंसोलिडेशन भी बनाना, आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना है। सब्सिडरी ए के केस में उसको भी बनाना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल कंपनीज एक्ट के हिसाब से, और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगी। सब्सिडरी बी के केस में वो एग्जेम्प्ट है एज पर पैरा 4 ऑफ इंड AS 110
110, क्योंकि वो सब्सिडरी है इसलिए इंड एस 110 के पैरा 4 उस पे अप्लाई हुआ है। कंसोलिडेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। एसोसिएट सी कंसोलिडेशन बनाएगी एज पर इंड एस 28 एज पर कंपनीज एक्ट, क्योंकि इसकी पेरेंट कंपनी एसोसिएट की पेरेंट कंपनी बनाएगी बाय फॉलोइंग इंड एस 28 दैट इज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसको भी कंसोलिडेशन बनाना पड़ेगा एसोसिएट का, क्योंकि एसोसिएट का भी एक स्टेप डाउन सब्सिडी है। एसोसिएट के केस में इसकी पेरेंट कंपनी इंड एस 28 फॉर, और इसको भी कंसोलिडेशन बनाना पड़ेगा एसोसिएट का, क्योंकि एसोसिएट का भी एक स्टेप डाउन सब्सिडी है कि पेरेंट कंपनी इंड एस 28 फॉर करी। तो वी फॉलो कंपनीज को भी कंसोलिडेशन की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट एंटिटी डी कंसोलिडेशन नहीं करने की आवश्यकता है, बिकॉज वो मेजर करेगी अपना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एज पर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाएगी। एंटिटी पी का कोई सब्सिडरी नहीं है, कंसोलिडेशन नहीं बनाएगी, वो अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाएगी। एंटिटी क्यू सब्सिडरीज नहीं है, कोई एसोसिएट नहीं है, तो वो अपना कंसोलिडेशन नहीं बनाएगी, वो सिर्फ अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स बनाएगी। एंटिटी आर सब्सिडरीज नहीं है, सो ही विल प्रिपेयर, मतलब वो अपना फाइनेंशियल्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनाएगी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल। एंटिटी एस, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी की सब्सिडरी है तो उसको भी कंसोलिडेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है ना। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। अब अकाउंटिंग कैसे करोगे? प्रिपेयर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्लाइंग ऑल इंड एस। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्लाइंग ऑल इंड एस, और आपको जब आप वैल्यू करोगे इन्वेस्टमेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडरीज के, एसोसिएट की, जॉइंट वेंचर की, तो आप वैल्यू कैसे करोगे? इधर कॉस्ट मॉडल लगाओगे या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। इंड एस 27 बोलता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाओगे तो आप कॉस्ट मॉडल भी लगा सकते हो, आपके पास चॉइस है। आप फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लगा सकते हो, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई भी लगा सकते हो। इन्वेस्टमेंट सब्सिक्वेंटली क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। सपोज आपका इन्वेस्टमेंट था किसी एंटिटी में और उसको आपने क्लासिफाई किया एज हेल्ड फॉर सेल। तो जब आपने क्लासिफाई किया एज हेल्ड फॉर सेल, तो हेल्ड फॉर सेल पे अकाउंटिंग कैसे होती है? हेल्ड फॉर सेल अगर कुछ भी क्लासिफिकेशन होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट का हेल्ड फॉर सेल, तो उस पे कॉस्ट मॉडल लगाया जाता है बाय अप्लाइंग इंड एस 105। इंड एस 105 क्या बोलता है कि आप या लोअर ऑफ द कैरिंग अमाउंट, जो कि आपके बैलेंस शीट में पहले से रिफ्लेक्ट कर रहा है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू मतलब जो कि उस दिन जिस दिन आपने क्लासिफाई किया था हेल्ड फॉर सेल उस इन्वेस्टमेंट को, उस दिन का उसका क्या फेयर वैल्यू है, वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाल के प्राइस एक आता है। दैट इज फॉर एग्जांपल सपोज कैरिंग अमाउंट, जो कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू था उस इन्वेस्टमेंट का 1 लाख था, और उसका मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दैट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑन द डेट व्हेन यू क्लासिफाई एज हेल्ड फॉर सेल। उस दिन का वैल्यू 90,000 माइनस कॉस्ट टू सेल 2,000, तो 88,000। दोनों में से जो लोअर है उसी को आप रिवाइज कैरिंग अमाउंट मानो। तो इन दिस केस 88,000 इज द रिवाइज कैरिंग अमाउंट, जो कि बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा जब आप क्लासिफाई करोगे एज हेल्ड फॉर सेल उस इन्वेस्टमेंट को। या आप इंड एस 109 पहले से आपको मेजर कर रहे हो 109 लगा के फेयर वैल्यू, उसको आप कंटिन्यू अप्लाई करोगे, उसमें इंड एस 105 को इग्नोर करोगे। तो 105 नहीं लगाना, या तो आप 105 लगाइए जितना आपने क्लासिफाई किया इन्वेस्टमेंट पे, या आप 105 को इग्नोर करना है और आप कंटिन्यू टू अप्लाई फेयर वैल्यू जो कि आप पहले से लगाते आ रहे हो इंड एस 109 अगर आपका इन्वेस्टमेंट सब्सिक्वेंटली क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। तो इस केस में क्या होता है, अगर वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन है, म्यूचुअल फंड यूनिट है, या उसी तरह का सिमिलर इन्वेस्टमेंट लिंक बेस्ड एंटिटी है, इंश्योरेंस फंड एंटिटी है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट को मेजर करेगी। अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रखी है एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर में, तो वो इंड एस 28 को फॉलो नहीं करेगी, वो इंड एस 109 को फॉलो करेगी और अपना अकाउंटिंग करेगी इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय फॉलोइंग फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय फॉलोइंग इंड एस 109। वो इक्विटी मेथड नहीं लगाएगी, इक्विटी मेथड को इग्नोर करेगी और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग करेगी। Now entity cease to be an investment entity. Suppose previously an entity is an investment entity. Now the entity becomes a normal entity. Then what happens in that situation? At the date of the change in status, when the investment entity
becomes a normal entity, accounting is done either at cost or Ind AS 109. या तो आप cost model follow कीजिए, that is fair value of the subsidy at the date of the change considering at deemed cost, और अगर आप either Ind AS 109 follow करते हो तो continue to apply fair value, that is fair value through OCI. आप हर बार fair value में measure कीजिए, उसको transfer कीजिए. Important points. What are the important points? Wherever subsidiaries or associate or joint venture comes into existence, then revaluation of past investment in equity for such entity is mandatory. कहने का मतलब है कि wherever subsidiary, associate, joint venture comes into existence, तो आपको revaluation करना पड़ता है past investments का. वो revaluation mandatory at fair value. Suppose you are investing in an entity 20%. After that you had further purchased 30% stake in that organization, so it becomes subsidiary. More than 50% becomes subsidiary. In that case, what happens? A subsidiary comes into existence. Then you have to revalue past investment by applying equity method is mandatory. Revaluation at fair value पे लाने के लिए past investments को fair value measure कीजिए, उसका भी जो भी changes है profit या loss उसको आप PL में डालिए और फिर नया जो भी investment है उसको recognize कीजिए at fair value. Ind AS 27 allows entities choice to select either cost model or evaluation method of Ind AS 109 for each class of investments in subsidiaries, associate and joint venture. कहने का मतलब है Ind AS 27 बोलता है कि अगर आप subsidiary में अगर आप cost model लगा रहे हो, continue to apply और सभी subsidiaries पे आप cost model ही लगाओगे. अब ये नहीं कि एक subsidiary पे आपने cost model लगाया, एक subsidiary में आपने fair value through OCI या PL लगाया. जो model आप follow कर रहे हो, whether cost or fair value, you have to follow continuously that method only. Such selection cannot be revoked later on. Suppose you had selected the cost model for its subsidiaries, continue to apply cost model as per Ind AS in separate financial statement, because separate financial statement में आप दो method apply कर सकते हो investment को revalue करने के लिए, एक तो cost method या fair value through profit and loss account या OCI. So if you are opting for cost model, in case of subsidiaries, you continue to apply for all the subsidiaries you have by following cost model. But if you are applying in some subsidiaries cost model, associate, if you have an associate or joint venture, you are applying fair value. Choice of method depend on the class. Means subsidiary is a separate class, joint venture is a separate class, and associate is also a separate class. Class of investments is not defined, but it is considered as subsidiary is a separate class of investment, joint venture is separate class, and associate is a separate class. If you are applying for subsidiary cost model, for every subsidiary you need to apply cost model. If you are applying for associate or joint venture fair value through profit and loss account by applying Ind AS 109, you continue to apply that method only. You do not change the method. एक associate में आपने fair value लगा दिया, दूसरे associate में आपने cost model लगा दिया. That is not allowed. Even two subsidiaries cannot be treated as two separate class if the purpose of holding them is different. दो subsidiary cannot be treated as two separate class if the purpose of holding, एक आप investment purpose के लिए ले रहे हो कि अगर दो subsidiary है और दोनों का class of work, class of holding is different, then you can apply different methods. Now this concept is explained with the help of example. Suppose a company AB Limited holds investment in subsidiaries and associates. Company hold कर रखा है investment in subsidiaries and associates. AB Limited wants to elect to account its investment in subsidiary at cost and the investment in associate as financial asset at fair value through profit and loss account in accordance with Ind AS 109, that is the financial instrument. Whether AB Limited can carry investment in subsidiaries at cost and investment in associate in accordance with Ind AS 109 in its separate financial statement. Solution: it may be noted that although the term category is used in number of standards, it is not defined in any of the Ind AS. Company AB holds investment in subsidiaries and associate. In its separate financial statement, AB wants to elect to account its investment in subsidiaries as cost. एक अपनी subsidiaries पे वो cost model लगाना चाहता है और investment associate में वो fair value through profit and loss account लगाना चाहता है in accordance with Ind AS 109. यहाँ पे पूछा है whether it is allowed or not. Whether AB Limited can carry investment in subsidiary at cost, investment in associate in accordance with Ind AS in its separate financial statement as per Ind AS 27 allow करता है कि नहीं ऐसा करने का. एक अपने subsidiary पे वो cost model लगा सकता है क्या और अपने associate पे वो fair value through profit and loss account लगा
लगा सकते हैं, ये पूछ रही है। Solution: it may be noted that although the term category is used in number of standards, it is not defined in any of the Indias. Category is not defined in any of the Indias कि किस category पे. Seems that subsidiary, associate and joint venture would qualify as separate category. इसको आप मान लीजिए, it seems to be कि associate एक category है, joint venture एक category, subsidiary एक category है. It is not defined anywhere in any of the Indias. Thus, the same accounting policies are applied for each category of investments, that is, each of the subsidiaries, associate and joint venture. तो same accounting policy apply होता है for each category of investments, that is, subsidiary के लिए category, associate के लिए category और joint venture के लिए category. So the same, सभी के लिए एक ही accounting policies you can apply. These categories are further divided in subcategories provided the subcategories can be defined clearly and objectively and the result in information that is relevant and reliable. So same accounting policies are applied for each category of investment. Subsidiary के लिए अगर आपने cost model opt किया है तो you can apply cost model for all the subsidiaries. It is one category. Associate के लिए अगर आप fair value through profit and loss account opt किए है तो for all the associate you should apply fair value through profit and loss account. These categories are further subcategorized, can be defined. Objective उसका defined होना चाहिए and whatever the result in information that is relevant and reliable. जो भी information हो वो relevant हो और reliable हो. For example, an investment entity, that is the parent, can have investment entity subsidiary at fair value through profit or loss, and non-investment entity, that is the subsidiary whose main purpose is to provide service that relates to the investment entity investment activity as separate category in its separate financial statement. In the present case, investment in subsidiary and associate are considered to be different categories of investment. Further, Ind AS 27 requires to account for the investments in subsidiaries, joint venture, associates either at cost or in accordance with Ind AS 109 for each category of investment. In the present case, investment in subsidiary and associate are considered to be different categories of investment. अगर आप investment in subsidiary कर रहे हो और investment in associate कर रहे हो तो दोनों different categories of investment है. तो अगर आप apply कर रहे हो investment in subsidiaries और joint venture और associate में either at cost in accordance with Ind AS 109 for each category of investment, it is allowable because Ind AS 27 itself says कि हर एक category के लिए apply कर सकते हो या तो cost model या fair value. So thus AB Limited can carry its investment in subsidiary at cost and its investment in associate at fair value in accordance with Ind AS 109. It is permissible, so it can do that in SFS. Thanking you for watching my video. If you like, please share, subscribe my channel.